नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में कांग्रेस नेताओं ने आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने, वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया। कार्यक्रम सृजन अभियान के तहत सर्किट हाउस में, जिसमें एआई पर्यवेक्षक अजमतुल्लाह हुसैनी, पीसीसी पर्यवेक्षक कुंवर सिंह निषाद और विधायक रामकुमार यादव और विक्रम मंडावी शामिल थे। कांग्रेस ने खरगे और राहुल गांधी के निर्देशानुसार संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास जताया है। बीजेपी पर अनुचित चुनावी प्रयासों का आरोप लगाया। 4-5 दिन से मैं संभाग में घूम रहा हूं। इस तरीके से लोग नीचे स्तर के लोगों से जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात निकल कर आई है कि आज भी लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। जो 5 साल आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जितना पिछले 15 साल की सरकार को बर्खास्त करके कांग्रेस की सरकार को लाया, जो 5 साल में जो विकास हुआ है, उसको देखकर कहने के बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई थी। और जिस तरीके से राहुल जी ने आज जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वोट चोरी को लेके, उसी तरीके से मैंने दंतेवाड़ा में मैंने देखा है। तो दंतेवाड़ा में लोग बता रहे थे निचले स्तर के देख कि अचानक से रातों रात जो लोग मतदाता सूची में जिसके नाम नहीं थे, अचानक से हजारों नाम उसमें जुड़ गए। कैसा जुड़े किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको मेरी बात रखने से मेरी बात में मैंने बताया है कि हमको ये शंका है, जहां पर मतदान कम होता है, जो लोग नहीं है, शहरों को छोड़ के भय से, ये यहाँ की जो परिस्थिति है, स्थितियों के भय से लोग छोड़ के गए हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं ये लोग अपने मशर इस्तेमाल कर ये कहीं ना कहीं ये अपने पक्ष में लेने का काम करेंगे। लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के साथ है, आम आदमी कांग्रेस के साथ है। ये 2 साल के शासन से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आज चुनाव अगर आता है तो मैं समझता हूं कि 2/3 से ज्यादा भी बहुमत से कांग्रेस सरकार यहां पर बनाने की स्थिति में है, अगर ये बेईमानी ना करते हैं, तो वोट चोरी का काम ना करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हम ब्लॉक लेवल और उसके बूथ लेवल तक हम जाएंगे और एक एक जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी से तो जुड़े हैं, लेकिन कहने के राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो लोग भाग नहीं लेते हैं, उनको वापस फिर उनको मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो लोकतांत्रिक प्रोसेस को खत्म हो, क्योंकि सरकारें जो सरकार चला रही है प्रशासन को, ये दबाव भय में उनको रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के शासन को लाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ के पिछले कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो विधायक काम कर रहे हैं, उसको वो चाहते। पिछली बार भी बहुत कोशिश की है हमारे विधायक को कहने के किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन जनता जनार्दन ने उनको वोट देकर फिर वापस लेके आया। क्योंकि जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, जनता का विश्वास अपने दिलों में विश्वास जगाते हैं, बनाते हैं, जनता कहीं न कहीं उनको सर आंखों पर बिठा के जिताती है। और अगले बार भी ऐसी होगा, चाहे प्रशासन, चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके बड़े घराने हो, चाहे किसी और चीज हो, लेकिन यहाँ पर जनता रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में उनको बता देंगे कि अल्टीमेटली सरकारें जो चलती हैं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, संविधान से चलती है, ना कि तानाशाही से चलती है। भिलाई में नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप शुक्रवार को गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलाई में धूमधाम से शुरू हुई। न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित ये गतका प्रतियोगिताएं भारत की प्राचीन जगजू और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सिख आध्यात्मिक कला का गौरवशाली प्रतीक है और वीरता, अनुशासन, सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव का संदेश भी देती है। इन राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने पूर्व मंत्री और विशिष्ट अतिथि प्रेम प्रकाश पांडे की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय राष्ट्रीय गतका संघ के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू, महासचिव जसवंत सिंह खालसा और वित्त सचिव मलकीत सिंह लल्लू सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही।
2 से 3 ये 13वें गत्का का राष्ट्रीय चैंपियन। हाँ, ये अच्छा है। भिलाई जो लघु भारत है, वैसे इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी महत्व है। उसी हिसाब से यहाँ के बच्चों को ये जो प्रतियोगिता हो रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे उन्हें नेशनल और एशियन लेवल तक भी जाने का अवसर मिलेगा। गत्का खेल जो खेलो इंडिया में है, उससे भी छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको भी जो प्रतिभाएं अगर कहीं इधर उधर होंगी, उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये जो शस्त्रों के साथ अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन शस्त्रों का उपयोग करते थे, उन शस्त्रों को लेके हमारे गरेवाल जी ने इसको खेल में परिणित किया, खेल स्किल्ड बनाया इसको। और इस खेल में इतना जोश है, खरोश है, उमंग है और इतने स्किल्ड हैं कि आप देख के चकित रह जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह इस खेल को खेल रहे हैं। और उसका आयोजन हमारे भिलाई में 13वां राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन करना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाई इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस आयोजन का भार लिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और लगभग 12 राज्यों की टीम यहाँ आई हुई है जो अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजनांदगांव के मुख्य डाकघर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पोस्ट ऑफिस में कस्टमर मीट रखी गई, जिसमें स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को डाकघर की कार्यप्रणाली से रूबरू कराया गया। इस कार्यक्रम में डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों को बताया कि डाकघर कैसे काम करता है और किन किन सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाता है। विभाग की ओर से कहा गया कि डाकघर आज भी देश के हर कोने को जोड़ने का माध्यम है। अधिकारियों ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाकघर की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया करता था डाक विभाग का, और 1 अक्टूबर से आप लोगों की ही कहना चाहिए, माननीय सांसद महोदय और मेरे स्टाफ में माननीय तिवारी जी, सारे लोगों के प्रयास से राजनांदगांव संभाग अस्तित्व में आया। वो 1 अक्टूबर 2024 से। तो डाक विभाग में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आने पर यूनिट हमारी बहुत और संगठित हो गई और बहुत सी सुविधाएं जो एक संभाग को मिलनी चाहिए वो डाकघर के रूप में हमको यहाँ मिल रही हैं। और ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित किए हैं, ये चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1854 में अस्तित्व में आया था, तो वो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है कहिए। हर साल हम अक्टूबर के एक वीक को, प्रथम वीक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और उसमें 4 या 5 दिन जो सप्ताह में होता है, उसमें अलग अलग दिनों में डाक विभाग की अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सामान्य जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं और डाक विभाग से जितनी जुड़ी बातें हैं वो उनको समझाने बताने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अभी स्कूल के बच्चों का डाकघर का विजिट कराया गया, उनको सिखाया गया कि डाक किस तरह आती है, किस तरह जाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है, लेकिन उसको सरलता से समझाया गया। डाकघर में जितनी योजनाएं होती हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की योजनाएं होती हैं। मैं बताते हुए हर्ष महसूस करूंगा कि वित्त मंत्रालय की ही सारी योजनाओं को हम काउंटर प्रोवाइड करके डाकघर से लोगों के बीच में लाते हैं। एक समीक्षा बैठक करते हैं कि जिससे जो थोड़ी बहुत कमी हमारी है उसको हम दूर करके और बेहतर सेवा प्रदान कर सके डाकघर की। आप लोगों के ही प्रयास से जो भवन मिला है उसमें हमारे सिविल विंग के द्वारा सारा कुछ देख करके सरकार को प्रस्ताव दे दिया गया है। अब इंतजार उसका है कि वो जल्दी हो जाए, लेकिन एक सामान्य तौर पर चर्चा हुई थी तो उनमें माननीय निदेशक महोदय ने हम लोगों को कहा है कि दिवाली के जस्ट बाद हम अपने ऑफिस की शिफ्टिंग में और वहां सिविल मरम्मत और इलेक्ट्रिकल का काम करके यथाशीघ्र में भी पॉसिबल कोशिश रहेगी कि हम 15-20 दिन के अंदर उस काम को पूरा होने के अंदर वहां शिफ्ट कर लेंगे कार्यालय को। गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं
और बीएड कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम आई। ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डाकघर से जुड़े हुए हैं। वहां से हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य होता है, तो उनको बुला करके और प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये जो IT 2.0 हमारे विभाग में लागू हुआ है, उसके तहत भारत सरकार ने हर 3 से 5 किलोमीटर के गैप में एक डाकघर खोलना तय किया। उसके अंतर्गत मानपुर मोहल्ला में अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ जून में 25 नए डाकघर और खुले हैं, तो कुल 525 हो गए। और अभी भी ये देखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी ना हो, एक डाकघर उस बीच में खोल दिया जाए। आप लोगों से अनुरोध है, सभी हम मिलकर विभाग को आगे ले जाएंगे। दुर्ग में आरोग्यम हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद में परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक अर्जुंदा निवासी मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड से किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से अतिरिक्त पैसे वसूले हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने रसीद तक नहीं दी है। 3000 रुपए जमा न करने पर शव को देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पैसे दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इसी अस्पताल का आयुष्मान लाइसेंस पहले निरस्त किया गया था, लेकिन बाद में अस्पताल ने फिर से संचालन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन को अब पूरी जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अस्पताल परिसर में अवैध पार्किंग वसूली का भी आरोप लगा है। दीपक, कितना का पेंडिंग कितना है? ये ऑनलाइन आप लोग जो दिखा रहे हो, हम देखें, हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसको हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। अभी वही लोग माने कि कोई 26,000 कहाँ से आया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। 26,000 हम मांगेंगे पहली बार। सेकंड, जब डेथ हुआ उनको बोला गया है कि आप लेके जाओ, वो खुद बोले कि आप मॉर्चुरी में यहाँ रख दो। जो हमारा फ्लोर मैनेजर बोला कि मॉर्चुरी का चार्जेस है, बोला कल हम आपको दे देंगे, 3000 रुपया चार्ज दे देंगे, बॉडी ले जाएंगे। उसके बाद फिर हमसे कोई संपर्क नहीं किया कि हम 3000 देके बॉडी ले जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीना से हम भी यहाँ देख रहे हैं। CCTV तो ये मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट में बैठे हैं, हमारे ऊपर भी आदमी लोग हैं। वो तो देखिए, ये तो हम अपने इंटरनल पहले देख लेंगे, पहले हम इंटरनल ये देख लेंगे जो भी है, उसके बाद हम अगर वो आदमी जो पैसा लिया है 15,000 जो बोल, शत्रुघ्न, जिसका नाम शत्रुघ्न ठाकुर है, 7 तारीख को एक आया था और एडमिट किया। डॉक्टर बोला एडमिट करो करके, तो एडमिट किया, वही पैसा जब, और मैं बोला उसको कि आयुष्मान कार्ड में प्लस करवाना करके, आयुष्मान प्लस लिखा है। उसके बाद डॉक्टर को बता भी दिया था मेरे पास इसका बजट नहीं है, 30,000 के ऊपर मैं नहीं दे सकता। कि उसके बाद भी उसको पर्ची लिख के दिए थे। उसके बाद जो वो ला के जमा किया, मैं वो बाकी है देने का, 2 दिन का समय मांगा, 50 प्लस हो गया है। 50,000 प्लस। और मेरे पास रसीद वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इतना कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जिस हिसाब से अपने व्यवस्था में आया था वो पूरा खत्म हो गया। आयुष्मान कार्ड से भी लॉगिन किया गया? आयुष्मान कार्ड। ये जो पैसे दिए गए ऑनलाइन ट्रांसफर किए या नकद दिया? जो 1 नंबर काउंटर में दिया उसको ऑनलाइन नहीं माना जाएगा, बोलता है कैश जमा करना पड़ेगा वहाँ, बोलता है। तो बोला था कुछ दवाई बाहर से आएगा तो उसका लगेगा, और मैं डायरेक्ट सर को बता भी दिया था, जैसा मेरा बजट इससे तक था, इससे एक्स्ट्रा लगेगा तो मेरे को बता देना, मैं अपना लेके चला जाऊंगा, इलाज नहीं करा पाऊंगा। अपना बाकी है उसको दो, फिर तभी लास्ट 1:30 बजे को लेगा। मेरे को बताया गया था कि जो यहाँ जमा होगा उसका रसीद नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को, मैं वही पूछना चाह रहा था, डॉक्टर को बोला भी कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ किस चीज का है, वो मेरे को भी तो पता होना चाहिए। पर्ची लिख के देते थे, जाके काउंटर में जमा करता था, वो लोग इतना जमा कर पाते बताते, वो पर्ची में जाके गार्ड को देते था, गार्ड अंदर लेते। आरोग्यम हॉस्पिटल अभी अमन आ रहे एक अर्जुंदा के परिचित के मृत्यु हो गई, खबर मिली समझला। तो ओमे ये पता चलीस कि वो कार्ड से भी पेमेंट करे रही से और कैश में भी पेमेंट करे रही से, और रात को ओकर ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई से, तो ओकर डेड बॉडी ले मन देत नहीं रही से कि 26,000 रुपये पेंडिंग है करके। और जब ओकर कार्यक्रम के लिए हमन बात करे पर प्रबंधक से आन, तो गार्ड हमन ला बोलिस कि आप पार्किंग बाजू में लगाओ, और जैसे हम पार्किंग में लगाए, हम गाड़ी अंदर करें तो गाड़ी नंबर पूछ के हमारे एक पर्ची देगी से, जो पर्ची में स्पष्ट रूप से कार के पार्किंग के चार्ज, बाइक के पार्किंग के चार्ज लिखे हुए हैं, और 1 घंटे के हिसाब से दिखाए हुए हैं हमें कि इतना घंटे पे इतना रुपया चार्ज। अगर आप घूमत है पर्ची, अगर आपके घूमत है तो 200 रुपया जुर्माना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में परमिशन तब मिलते जब ओकर पार्किंग होना चाहिए, और पार्किंग के वास्ता हॉस्पिटल में नहीं है। और मरीज मन से आप ट्रीटमेंट के पैसा तो वसूली करते हो, तो उगाही के तरीके से कैश और कार्ड में ले करके,
एक अलावा आम जनता, आम गरीब आदमी मतलब पार्किंग के नाम पे भी वसूली करत हो। इफ केस अगर ये पर्ची घूम गए तो 200 रुपये आप दराज हम के ऊपर से चार्जिंग लेते हो। तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल प्रबंधक के ऊपर में तत्काल कार्रवाई करे जाए, जेकर से आम जनता जो शोषित होते हुए वो मतलब एक मन से निदान मिल सके। अगर ये घोर लापरवाही और अवैध वसूली के इतना बढ़ चुके हैं कि आप दवाई हॉस्पिटल के नाम पे इतना पैसा लेते हो, तो बावजूद भी आम जनता से पार्किंग के नाम पे पैसा लेते हो। एक मैं घोर निंदा करता हूँ। एक ऊपर कलेक्टर महोदय जी और सीएमएचओ जी ला तत्काल में जानकारी लेकर के ठोस कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम गंगाराम है और मैं उस छत्तीसगढ़ का किसान हूँ जिसे पूरे देश में धान का कटोरा कहा जाता है। आज हमारी खेती से जुड़ रहा है एक नया सहायक साथी, एग्रीस्टैक पोर्टल। एग्रीस्टैक एक डिजिटल सार्वजनिक ढांचा है। इसमें किसान की पहचान, जमीन का रिकॉर्ड और फसल की जानकारी एक जगह दर्ज होती है। यह सिस्टम सुरक्षित है और हमारी जानकारी सिर्फ हमारी सहमति से ही साझा होती है। इस बार सोसाइटी में धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीकरण अनिवार्य है। एग्रीस्टैक से हम किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी अब हमें तुरंत और सीधे मिल रही है। बस आधार और ऋण पुस्तिका लेकर नजदीकी सीएससी केंद्र या सोसाइटी जाइए। पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है और कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। अब तक 24 लाख से ज्यादा किसान इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो देर मत कीजिए, यह हमारे भविष्य की चाबी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम खपरी की उषा बाई अपने पति संतोष ठाकुर की मौत के 5 महीने बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई, जिस पर उषा बाई का कहना है कि उन्होंने डोंगरगढ़ अस्पताल और सांख्यिकी विभाग के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, आज आओ कल आना। तो वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने के कारण न तो उन्हें सरकारी मदद मिली है और न ही पति की जो है नौकरी मिल पाई है। उषा बाई मजदूरी करके अपनी 2 बेटियों को पाल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा वह धरना नहीं छोड़ेंगी। मेरे पति के लिए डोंगरगढ़ में नौकरी से और मृत्यु प्रमाण पत्र 5 महीना हो गए, 6वां महीना चालू हो गए, मिला नहीं। मेरा बहुत परेशान करे, डोंगरगढ़ जा, कभी राजनांदगांव जा,
3-4 बार यहीं आ गई, संक्रांति आ गई, फिर डोंगरगढ़ भी चले गए। मैं बहुत दौड़ धूप करे हूँ, मेरे पास कोई नहीं है दौड़ धूप करने वाला। मेरे छोटे छोटे 2 बेटी है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं परेशानी हो कि ना मैं दौड़ धूप करने में कोई मतलब ये नहीं है। मैं प्रिया दीदी से सहमति ले हूँ, सहयोग ले हूँ कि मतलब मेरा जरूरत है कि मैं अकेला हो गया, परेशान हो गया। मैं लोग 5 महीना से कुछ नहीं मिल पाते। 20,000 भी पंचायत द्वारा पैसा मिलती तो भी नहीं मिल पाते। मेरे पति गाँव पर का कंपनी में काम करत, ओकरो जगह में कुछ काम मिलना चाहिए। मला करके मैं एक काम बात रखे रहूँ का डेट के समय, लेकिन वो भी नहीं हो पाते। मैं रोजी मजदूरी करके अपन छोटे छोटे लड़का कैसे पालन पोषण करूँ। अब बुढ़ी माँ है, समझो मतलब बोले रहे हूँ कि मैं जल्दी बना के दे दूँ, तो कोई नहीं है। मेरे घर में बेटा जात कोई नहीं, मेरे ससुर सास सब खत्म हो गए। हाँ, पांडे जी कर दिया मैं वहाँ। हाँ, संक्रांति हाँ वो बना के दे देते करके बोली 2 तो 3 बार हो गए, वापस रिजेक्ट डोंगरगढ़ भेजा जाए। बार ये 15 दिन 10 दिन में भी बताए, एक टाइम दर की अपना दिन में टाइम करके बताए, फिर जाओ में फिर आओ, फिर भेजा के फिर डोंगरगढ़ जाना, फिर राजनांदगांव आना। बता मैं अकेला महिला क्या कर सकती है। गरीब हूँ, घर में बहुत गरीब हूँ। वहीं से अचानक तबियत खराब, फिर बोलते कि मेरा डोंगरगढ़ के हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल आते हैं मन, फिर डोंगरगढ़ में भर्ती करें, फिर बताते कि आधा घंटा बाद डॉक्टर मन की तो पति के डेट हो गए नहीं कि साथ में मैं रही हूँ, मेरे पति साथ में और एक मेरे भतीजा रही है और दूल्हा गाड़ी में बैठा के मिलाते हैं। मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, मतलब ओरिजिनल ला के दे दे। मैं बहुत दौड़ धूप करे हूँ, यही तरह यही पास मिला दे। ये हमारे क्षेत्र की महिला है, उनकी पति की मृत्यु मई माह में हुई थी। उसके बाद अभी तक, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र 15 से 20 दिन में बन जाता है, बट आज 5 महीने से इसको घुमाया जा रहा था। इसलिए आज अपने गांव की महिला से हम सब यहाँ धरने में बैठे थे कि इनको इनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि जो शासन का लाभ होता है, जो पंचायत को मिलता है 20,000 रुपए की जो राशि मिलती है, वो और फैक्ट्री में इनकी पति की जगह इनको नौकरी मिल जाए। अगर अधिकारी शासन नहीं, अगर अधिकारी हर काम को सही समय पे कर देना तो किसी को बैठना नहीं पड़ेगा। जो मृत्यु प्रमाण पत्र 20 दिन या 15 दिन का काम है, आप उनको 5 महीने से घुमा रहे हो। अगर ऐसे अधिकारी है जो महिला, एक विधवा महिला अकेली 2 बच्चों को लेकर भटक रही है, दूर से डोंगरगढ़ आना वापस जाना, कहाँ से पैसे मैनेज करेगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इनको बिल्कुल चेतावनी दी जानी चाहिए कि ऐसा चीज ना हो। कोई भी अगर कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति आता है, कोई महिला पुरुष है, कोई भी आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाए, उनका काम करके दिया जाए। दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक श्वेतराम चामी बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्वदेशी व्यापार और जीएसटी जैसे सुधार देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस दिशा में भारत के पीएम मोदी विशेष कदम भी उठा रहे हैं। संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय, जहां यहाँ की समृद्ध संस्कृति, परंपरागत कला, शिल्प और संसाधन आत्मनिर्भरता के सशक्त उदाहरण है। जहां यहाँ की समृद्ध संस्कृति, परंपरागत कला, शिल्प और संसाधन आत्मनिर्भरता के सशक्त उदाहरण है। संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय चित्रामटा जी को, संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय चित्रामटा जी को, संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय चित्रामटा जी को, संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय चित्रामटा जी को, संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय चित्रामटा जी को, संगठन की ओर से दंतेवाड़ा के विधायक माननीय चित्रामटा जी को। कांग्रेस का प्रदेश भर में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके तहत में एआईसीसी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो छत्तीसगढ़ के कई जिलों के दौरे पर है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यवेक्षक चरण सिंह का दौरा डोंगरगढ़ में हुआ, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की और छीर पानी प्रांगण में संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक ली है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए चरण सिंह ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से जिले के दौरे पर हैं। जिले भर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, यहां हर धर्म और समाज का
आदमी कांग्रेस पार्टी को चाहता है। ये सर्वधर्म संभव की धरती है। यहां बीजेपी की द्वेष, नफरत और ध्रुवीकरण की कोई जगह नहीं है। इस अवसर पर उनके साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को चाहता है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो मुद्दे उठाए, वो चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी भी एक भूमि है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी का भी स्थान है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी पावन धरती पर जहां पर सर्वधर्म समभाव चलता है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वेष, नफरत और ध्रुवीकरण की कोई जगह नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।